हम लोग प्लेटो के साम्यवाद की चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में संपत्ति के साम्यवाद के बारे में हम लोगों ने बात की थी, जिसमें हमने बतलाया था आपको कि व्यक्ति जब एक झूठ बोलता है तो उसे बचाने के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं। वैसा ही कुछ प्लेटो के साथ हुआ। उसने न्याय पर आधारित एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना की जिसमें विवेक प्रधान शासक होगा, शौर्य प्रधान सैनिक होगा और तृष्णा प्रधान उत्पादक होगा। यहाँ जो इन तीन वर्गों में मुख्य थे वो विवेक प्रधान शासक और शौर्य प्रधान सैनिक। उसका मुख्य उद्देश्य था शासक का विवेक सुदृढ़ करना, सैनिक का शौर्य सुदृढ़ करना, उसका विकास करना, शासक का प्रशिक्षण करना और सैनिक का प्रशिक्षण करना। इसके लिए वह एक नई शिक्षा पद्धति लेकर आया। अभी समस्या समाप्त नहीं हुई। इस शिक्षा पद्धति से उसने शासक तैयार करने की योजना बना ली, योग्य सैनिक तैयार करने की योजना बना ली। समस्या फिर भी मौजूद थी कि विवेक प्रधान शासक और शौर्य प्रधान सैनिक अगर आर्थिक कार्य करते हैं, उन्हें संपत्ति रखने की इजाजत दी जाती है तो वे आर्थिक कार्य करेंगे, और जब आर्थिक कार्य करेंगे तो विवेक और शौर्य तृष्णा के प्रभाव में कार्य करेंगे अथवा निष्क्रिय हो जाएंगे। इस उद्देश्य से वह साम्यवाद की एक योजना ले आता है जिसमें संरक्षक वर्ग यानी शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को संपत्ति से वंचित कर देता है कि नहीं इनके पास संपत्ति होगी, न घर होगा, न मकान होगा, न रुपया पैसा होगा, कुछ नहीं होगा, संपत्ति नहीं होगी। अब यहाँ इतने से समस्या समाप्त नहीं होती है। समस्या ये उत्पन्न होती है कि अगर इनके पास संपत्ति नहीं होगी, घर द्वार नहीं होगा, तो रुपया पैसा नहीं होगा, तो परिवार का पालन कैसे होगा? परिवार होगा तो परिवार का पोषण कैसे होगा? परिवार के व्यय की व्यवस्था कैसे होगी? परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी? तो प्लेटो इसके पूरक के रूप में ले आता है परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था, जिसमें वो कहता है कि संरक्षक वर्ग का परिवार ही नहीं होगा, संपत्ति नहीं होगी तो परिवार भी नहीं होगा, जिससे संपत्ति की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें वो कहता है कि संरक्षक वर्ग यानी शासक और सैनिक के अपने निजी परिवार नहीं होगी। निजी परिवार व्यवस्था इनके लिए समाप्त कर दी जाती है। इसमें शासक वर्ग के स्त्री पुरुष न तो किसी के पति होंगे, न किसी की पत्नी होंगी, बच्चे किसी के अपने बच्चे नहीं होंगे, स्त्री पुरुष किसी बच्चे के माता पिता नहीं होंगे। सभी स्त्री पुरुष परस्पर पति पत्नी होंगे और सभी स्त्री पुरुषों के बच्चे होंगे और सभी स्त्री पुरुष सभी बच्चों के माता पिता होंगे। इस तरह से पूरे समाज को एक परिवार में बदल देना चाहता है। और यहाँ जो संरक्षक वर्ग के लिए व्यक्तिगत परिवार व्यवस्था का वह निषेध करता है, वैसे ही हवा में नहीं करता है। इसके लिए वह विभिन्न तर्क देता है। इस परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था के समर्थन में वह अनेक तर्क देता है। यह अलग बात है कि ये तर्क अव्यावहारिक हैं, अस्वाभाविक हैं, अतार्किक हैं और इनमें से कुछ तो हास्यास्पद भी, जिन्हें एक सभ्य समाज में कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब यहाँ हम उसके तर्कों की समीक्षा करेंगे। सबसे पहला तर्क तो उसका यह है कि अगर संपत्तिहीन संरक्षक वर्ग के पास परिवार नहीं होगा तो परिवार के पालन की चिंता भी उसे नहीं होगी। यानी परिवार के, जिसको कहते हैं आप नमक तेल लकड़ी, खान पान की व्यवस्था,
कपड़े की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों का पालन या परिवार की आवश्यकताओं की कोई चिंता उसे नहीं होगी और परिवार की चिंता से मुक्त रहते हुए वह अपने दायित्वों का निर्वाह आसानी से कर सकेगा। तो पहला तर्क उसने दिया कि संपत्तिहीन, क्योंकि संरक्षक वर्ग के पास संपत्ति नहीं है, इसलिए उन्हें जो परिवार की आवश्यकताएं हैं, परिवार की आर्थिक आवश्यकताएं हैं, उसकी चिंता से मुक्त रखने के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है कि उनके लिए निजी परिवार की व्यवस्था ही समाप्त कर दी जाए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, यहाँ चौथे पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, इसे मुझे पहले रखना चाहिए था, दूसरे पॉइंट के पहले दूसरे नंबर पर रखना चाहिए था, चौथे पर है, फिर भी यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो दूसरा तर्क वह देता है इस दिशा में, विवाह व्यवस्था में सुधार के संदर्भ। वो कहता है कि विवाह कोई स्थायी सामाजिक संस्कार नहीं है। प्लेटो का मानना है कि विवाह कोई स्थायी सामाजिक संस्कार नहीं है। विवाह का उद्देश्य जीवन पर्यंत साथ रहना नहीं, विवाह का उद्देश्य कोई संस्कार नहीं, विवाह का उद्देश्य केवल संतान की प्राप्ति है। स्त्री पुरुष का संबंध विवाह के माध्यम से केवल संतान की प्राप्ति के उद्देश्य से होता है। ऐसे में स्थायी विवाह व्यवस्था संरक्षक वर्ग के लिए, केवल संरक्षक वर्ग के लिए जो जीवन पर्यंत स्थायी विवाह की व्यवस्था है, उसे वह समाप्त कर देना चाहता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जब इस निजी परिवार की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, स्थायी विवाह की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, तो योग्य स्त्री पुरुषों में संबंध के आधार पर उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। प्लेटो कहता है कि स्त्री और पुरुष में संबंध का मुख्य उद्देश्य संतान की प्राप्ति है और राज्य के लिए उत्तम संतान की प्राप्ति है। यह तभी संभव है जब योग्य स्त्री पुरुषों में संबंध हो। योग्य और बलिष्ठ स्त्री पुरुषों में संबंध हो तो राज्य के लिए उत्तम संतान की प्राप्ति होगी और इससे हम योग्य दार्शनिक राजा और योग्य सैनिक तैयार कर सकेंगे। यहाँ पशु जगत के उदाहरण देता है प्लेटो कि जिस प्रकार पशु जगत में उत्तम नस्ल के पशु प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ नस्ल के नर और मादा का संबंध कराया जाता है, वैसे ही श्रेष्ठ स्त्री पुरुषों के संबंध से राज्य के लिए उत्तम संतान की प्राप्ति संभव है। इसलिए भी यह परिवार व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, परिवार व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। चौथा जो महत्वपूर्ण तर्क है प्लेटो का इस संदर्भ में, यह स्त्री पुरुष समानता से जुड़ा हुआ है। प्लेटो का कहना है कि स्त्री के रूप में आधी आबादी घर की चारदीवारी तक, चौके बर्तन तक सीमित रह जाती है और इस आधी आबादी की क्षमता का लाभ समाज को नहीं मिल पाता। नारी के रूप में, स्त्री के रूप में समाज की आधी आबादी घर गृहस्थी के कामों में रह जाती है और प्लेटो का मानना है कि स्त्री और पुरुष में लैंगिक अंतर के अलावा अन्य कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो काम पुरुष कर सकते हैं वो स्त्रियां भी कर सकती हैं। शासक के रूप में पुरुष कार्य कर सकते हैं तो स्त्रियां भी शासक के रूप में कार्य कर सकती हैं। सैनिक के रूप में पुरुष कार्य कर सकते हैं तो स्त्रियां भी सैनिक के रूप में कार्य कर सकती हैं। यहाँ एक बड़ा हास्यास्पद उदाहरण प्लेटो देता है कि जिस प्रकार कुत्ते के साथ भौंक भौंक कर कुतिया भी घर की पहरेदारी करती है, वैसे ही पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्त्रियां भी राज्य में शासक और सैनिक के रूप में कार्य कर सकती हैं। इसलिए भी परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था आवश्यक है। पांचवा और अंतिम तर्क जो उसने दिया है कि इस साम्यवाद की व्यवस्था से, यानी संरक्षक वर्ग के लिए परिवार के निषेध से हम एक साथ
कई उद्देश्य प्राप्त करेंगे। उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, स्त्रियों को पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त होगा, संरक्षक वर्ग आर्थिक चिंता से मुक्त होगा, परिवार के पालन की चिंता से मुक्त होगा, और साथ ही हम पूरे समाज को एक परिवार में बदलने में सक्षम होंगे। जब परिवार नहीं होगा, जो पारिवारिक मोह है, अपना पराया का जो भाव है कि ये मेरा पुत्र है, वो दूसरे का पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये दूसरे की पुत्री है, तो अपने पराये का जो भेद है वह समाप्त होगा, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत निजी परिवार नहीं होगा। सभी स्त्री पुरुष एक दूसरे के पति पत्नी होंगे, सभी बच्चे सबके बच्चे होंगे, और सभी स्त्री पुरुष सभी बच्चों के माता पिता होंगे। ऐसे में पूरा समाज एक परिवार में बदल जाएगा। तो ये प्रकार से पूरे समाज को एक परिवार में बदल देना चाहता है प्लेटो। इससे सामाजिक एकता कायम की जा सके। समाज में वह एक ऐसी एकता कायम करना चाहता है जिसमें पूरा राज्य, पूरा समाज एक परिवार के रूप में कार्य करेगा, एक परिवार के रूप में देखा जाएगा। अब यहाँ कुछ चीजें और चर्चा कर लेनी होंगी कि इस साम्यवाद की योजना में होगा क्या, किस प्रकार इस योजना का संचालन होगा, किस प्रकार इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। इसमें पहली बात जो यहाँ आप देख रहे हैं, संरक्षक वर्ग का कोई निजी परिवार नहीं। जैसे व्यक्तिगत परिवार होते हैं, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, ये व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इनका अपना कोई निजी परिवार नहीं होगा। संरक्षक वर्ग के सभी स्त्री पुरुष एक दूसरे के पति पत्नी होंगे। इनसे उत्पन्न होने वाली संतानें सबकी संतान होंगी, और सभी स्त्री पुरुष सब बच्चों के माता पिता होंगे। अब ये व्यवस्था कैसे संभव होगी, इसको देखिएगा कि परिवार नहीं होगा, स्थायी विवाह व्यवस्था नहीं होगी, बहुत सी चीजें हैं जो स्वाभाविक हैं, प्राकृतिक हैं, कैसे इनका संचालन होगा। तो इसके लिए वह 2 योजनाएं प्रस्तुत करता है। इसमें पहली योजना है कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, क्योंकि साम्यवाद की योजना इन्हीं दोनों के लिए है, जिन्हें संरक्षक वर्ग कहा है उसने। इनके स्त्री पुरुष सार्वजनिक बैरकों में एक साथ रहेंगे। जो इनके रहने के लिए बैरक बनाए जाएंगे, उन बैरकों में स्त्री पुरुष एक साथ रहेंगे, अलग अलग इनके रहने की व्यवस्था नहीं होगी। और साथ रहने वाले स्त्री पुरुषों में स्वाभाविक आकर्षण के चलते संबंध स्थापित होंगे, और इन संबंधों से जो संतान पैदा होगी उसे जन्म लेते ही माता से अलग कर दिया जाएगा, और राज्य द्वारा संचालित पोषण गृहों में उनका पालन किया जाएगा। तो इस तरह से माता को, पिता को यह पता नहीं चलेगा कि उसका बच्चा कौन सा है। तो पहली योजना क्या है कि बैरक में साथ रहने वाले स्त्री पुरुषों के बीच स्वाभाविक आकर्षण के चलते संबंध होंगे, और इनसे जो संतानें पैदा होंगी उन संतानों को जन्म लेते ही माता से अलग कर राज्य के पोषण गृहों में उनका लालन पालन किया जाएगा, उनके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसकी दूसरी योजना है कि एक निश्चित समय में जितनी स्त्रियां रजस्वला होती हैं उनका योग्य और बलिष्ठ पुरुषों के साथ अस्थायी संबंध कराया जाए। यह संबंध केवल महिला के गर्भवती होने तक रहेगा, और महिला के गर्भवती होने के बाद यह संबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस तरह से एक निश्चित समय पर जितने स्त्रियों और पुरुषों का संबंध हुआ है उनसे जो संतान उत्पन्न होगी उन संतानों को भी माता से अलग कर लिया जाएगा, और राज्य के पोषण गृहों में उनका पालन किया जाएगा। और इस तरह से भी न तो बच्चों को पता चल पाएगा कि उनके माता पिता कौन हैं, और न ही माता पिता को पता चल पाएगा कि उनके बच्चे कौन हैं। उत्पन्न होने वाली संतानों को तुरंत माता से अलग कर राज्य के पोषण गृहों में पालन किया जाएगा। और यहाँ एक चीज और बता दें, स्पार्टा के संविधान से ये व्यवस्था प्लेटो ने ली है कि जो अस्वस्थ, विकृत और भद्दे अंग वाले बच्चे हैं
उनका पालन नहीं किया जाएगा। जो अस्वस्थ बीमार बच्चे पैदा होते हैं, विकृत अंग वाले भद्दे बच्चे अंग वाले बच्चे पैदा होते हैं, उनका पालन नहीं किया जाएगा और इन्हें जन्म लेते ही नष्ट कर दिया जाएगा, इसे मार दिया जाएगा। ये स्पार्टा के संविधान में भी व्यवस्था थी और ये व्यवस्था प्लेटो ने स्पार्टा के संविधान से ग्रहण किया है। तो इस तरह से इस योजना, ये जो दो योजनाएं हैं कि बैरकों में साथ रहने वाले शासकों और सैनिकों के बीच संबंध से जो बच्चे पैदा होंगे, एक निश्चित समय में अस्थायी विवाह या संबंध योग्य पुरुषों और स्त्रियों में कराने से जो बच्चे पैदा होंगे, उन सारे बच्चों को माता पिता से अलग कर उनका पालन पोषण किया जाएगा। इससे बच्चों को कभी पता नहीं चल पाएगा कि उनके माता पिता कौन हैं और माता पिता को भी यह पता नहीं चल पाएगा कि उनके अपने बच्चे कौन हैं। तो इस तरह से प्लेटो अपने इस साम्यवाद की योजना को क्रियान्वित करना चाहता है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने इस साम्यवाद की योजना की कटु आलोचना की है। जैसे संपत्ति के साम्यवाद सिद्धांत की उसने आलोचना की थी, वैसे ही परिवार के साम्यवाद की उसने आलोचना की है। किसी भी दशा में साम्यवाद की ये व्यवस्था एक सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है, इस बात को अरस्तु ने भी स्वीकार किया है और कई आधारों पर उसने इसकी आलोचना की है। इनमें पहली आलोचना जो अरस्तु कहता है, यहाँ देखिए प्लेटो और अरस्तु, इसके बाद आप अरस्तु प्लेटो के बाद पढ़ना है आपको। महिलाओं के संबंध में दोनों में के मत में भिन्नता है। प्लेटो महिलाओं के संबंध में उदार है, स्त्री और पुरुष समानता की बात करता है और अरस्तु स्त्री पुरुष असमानता की बात करता है। अरस्तु कहता है कि स्त्री और पुरुष में केवल लैंगिक असमानता नहीं है। अरस्तु कहता है कि स्त्री और पुरुष में केवल लैंगिक असमानता नहीं है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों में भिन्न है, दोनों की प्रकृति भिन्न है। पुरुष स्वभाव से दृढ़ और कठोर होता है और स्त्री स्वभाव से कोमल और दयालु होती है। तो दोनों में अंतर है, दोनों एक समान नहीं है। दूसरी बात, स्त्री पुरुष संबंध केवल संतान उत्पत्ति का माध्यम नहीं है। प्लेटो केवल विवाह को या स्त्री पुरुष संबंध को संतान उत्पत्ति का माध्यम मानता है। अरस्तु कहता है कि ये केवल संतान उत्पत्ति का माध्यम नहीं है, स्त्री पुरुष के बीच जो एक भावनात्मक संबंध होता है, वह भावनात्मक संबंध पारिवारिक व्यवस्था की धुरी होती है और यह जीवन पर्यंत एक मित्र के रूप में दोनों के बीच संबंधों को सुदृढ़ बनाए रखने का कार्य करता है। तीसरी आलोचना महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा। अरस्तु कहता है कि जो वस्तु सबकी होती है वह किसी की नहीं होती। यानी जो राज्य में बच्चे होंगे वो सबके होंगे, सभी स्त्री पुरुषों के होंगे, तो सार्वजनिक होंगे, उनका कोई माता पिता नहीं होगा, तो उनका समुचित पालन भी नहीं होगा, उनकी समुचित देख रेख भी नहीं होगी। एक माता पिता अपने बच्चों की देख रेख जिस तरह से करता है, एक माता पिता अपने बच्चों की देखभाल और परवरिश जिस तरह से करता है, प्लेटो की इस व्यवस्था में वह परवरिश संभव ही नहीं है। चौथी आलोचना अरस्तु कहता है कि ये देखा गया है कि जिन बच्चों के ऊपर माँ बाप का साया नहीं होता है, जो अनाथ होते हैं और जिनके ऊपर माँ बाप का नियंत्रण नहीं होता है, ऐसे बच्चे समाज के सबसे दुर्बल प्राणी होते हैं और ऐसे बच्चों में ही आपराधिक प्रवृत्तियां प्रकट होती हैं और पनपती हैं। पांचवी आलोचना अरस्तु कहता है कि पारिवारिक सुख से वंचित अभिभावक वर्ग कुंठा का शिकार होगा। स्थायी परिवार होना, यहाँ ये अनुभव की बात है। एक परिवार है, परिवार में हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए जीता है। स्त्री ये पति अपने पत्नी के सहयोग के लिए जीती है, पति अपने पत्नी के सहयोग के लिए जीता है, माता पिता बच्चों के भलाई के लिए जीते हैं और बच्चे अपने माता पिता के
कल्याण के लिए जीते हैं, माता पिता के सहयोग के लिए जीते हैं। तो ये व्यवस्था, जब परिवार की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तो अभिभावक वर्ग अकेला हो जाएगा और कहीं न कहीं उसके मन में एक ऐसी कुंठा जन्म लेगी जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध होगा। छठी आलोचना जो अरस्तु ने की है कि जो पशु जगत के नियम उसने उत्तम संतान की प्राप्ति के उद्देश्य से बताए हैं वो मानव जगत पर लागू नहीं किया जा सकता। जो श्रेष्ठ नस्ल के पशु प्राप्त करने के लिए पशु जगत में उदाहरण लिए जाते हैं वो मानव जगत पर लागू नहीं हो सकते हैं। सातवीं आलोचना अरस्तु की, अरस्तु कहा जाता है कि इतिहास का प्रवाह पलट देना चाहते हैं। इतिहास का प्रवाह कैसे पलट रहे हैं? आदि मानव, असभ्य मानव से सभ्य और सुसंस्कृत मानव की तरफ इतिहास का प्रवाह हुआ है। हम एक उच्छृंखल और नियंत्रणहीन जिंदगी से आगे बढ़ते हुए सामाजिक नियंत्रण के दायरे में जीना सीखते हैं, जिसको हम कहते हैं सभ्यता और संस्कृति के नियंत्रण के दायरे में जीना सीखते हैं। प्लेटो हमें फिर उसी आदि मानव वाली स्थिति में पहुंचा देना चाहता है जो कि उचित नहीं है। आठवीं आलोचना अरस्तु ने की है कि इस व्यवस्था में क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक नियंत्रण की मर्यादा नहीं होगी, इसलिए पुरुषों में सुंदर स्त्रियों के लिए संघर्ष होगा और जो उसकी सामाजिक व्यवस्था है और सामाजिक एकता का लक्ष्य है वह समाप्त हो जाएगा। इस व्यवस्था में माता और पुत्र, बाप और बेटी, भाई और बहन की पहचान संभव नहीं है। ये एक पशु जगत की व्यवस्था है जिसमें यह पहचान नहीं हो पाएगी कि कौन पिता है, कौन पुत्री है, कौन माता है, कौन पुत्र है, कौन भाई है और कौन बहन है। तो ऐसी स्थिति में पिता पुत्री, माता पुत्र और भाई बहन के बीच भी शारीरिक संबंध संभव है, जो हमारी सभ्यता और सांस्कृतिक मर्यादा के विरुद्ध है। अरस्तु कहता है कि प्लेटो पूरे समाज को एक परिवार में बदल देना चाहता है। उसका उद्देश्य है कि पहचान नहीं हो पाएगी कि कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसका माता है, कौन किसका पिता है। अरस्तु कहता है कि जो शारीरिक बनावट है और मुख की आकृति है, संतान की मुख की आकृति, शारीरिक बनावट अपनी माता से या पिता से काफी कुछ मिलता जुलता है, आमतौर पर देखा गया है। तो ये जो मुखाकृति है और जो शारीरिक बनावट है उससे संतान और माता पिता की पहचान संभव होगी और जो उसके व्यवस्था है, सामाजिक एकता की व्यवस्था है, वह समाप्त हो सकती है। एक आलोचना और कई आलोचनाएं हैं इसमें, जो मुख्य हमने आपको दिया है कि जिस शासक को, अभिभावक वर्ग को परिवार की जिम्मेदारी नहीं मिली है, जिसने परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाई है, वो समाज की समस्याओं को कैसे समझे? जिस व्यक्ति ने परिवार की समस्याओं को समझा है, जिस व्यक्ति ने परिवार की समस्याओं को समझा है, परिवार की जिम्मेदारी उठाई है, वही समाज की समस्याओं को भी समझ सकता है और समाज की जिम्मेदारी को भी उठा सकता है। तो ये अरस्तु ने आलोचना की है, लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना है कि प्लेटो का यह जो साम्यवाद, प्लेटो की साम्यवाद की व्यवस्था है, वह उसके अपने उद्देश्य आदर्श राज्य के पूर्ण जो कल्पना है उसको पूर्ण करने से संबंधित है। व्यवहार में क्या सही है क्या गलत है इसका उसने कोई ध्यान नहीं रखा है। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम थोड़ा सा, कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है
कि प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना कीजिए। तो ये तुलना हम अगले वीडियो में आपको बतलाएंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना।